दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों जितने भी क्राइम होते हैं मोस्टली अगर हम लोग देखते हैं तो उसके पीछे अवैध संबंध नजर आते हैं। इस तरीके की बातें मैं आप लोग को हमेशा बता चुका हूँ, हमेशा आप लोग को मैंने इस तरीके की कहानियाँ सुनाई हैं। टोटल 480वां एपिसोड हमारा आज इस चैनल पर है। तो 480 एपिसोड जो होते हैं वो कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, बल्कि आप लोग देखेंगे तो लगातार 480 दिन से कंसिस्टेंसी के साथ में वीडियोस डाले जा रहे हैं। और इसमें आप लोग देखते हैं ज़्यादातर मोस्टली जो कहानी हमें देखने को मिलती है, एक कत्ल होता है। कत्ल के पीछे पुलिस जब जाती है, रिसर्च करती है, छानबीन करती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उसमें कुछ ऐसा पता चलता है कि कत्ल हुआ है और कत्ल के पीछे अवैध संबंध है। यानी ज़्यादातर कहानियाँ अवैध संबंधों की होती हैं। लेकिन बीच बीच में मैंने आप लोग को कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाई हैं जिसने कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार किया है। चाहे वो पाकिस्तान वाला केस हो जिसमें एक व्यक्ति कब्रिस्तान के अंदर घुसकर मुर्दा महिलाओं के साथ में रेप किया करता था, चाहे वो एक केस हो उत्तर प्रदेश वाला जिसमें एक व्यक्ति को ठगी का शिकार होना पड़ा था, जो कि एयरपोर्ट पर वो गया था सारी तैयारियों के बाद में, लेकिन उसके बाद शिकार हो गया। लेकिन दोस्तों आप लोगों का जो टेस्ट है उस टेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैं बीच बीच में कहानियाँ बदलता हूँ। और आज के दिन जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी आज के समाज के लिए एक आईने का काम करेगी। और ये कहानी मेरे व्यूवर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी थी। तो आज की जो कहानी है, ये कहानी आप लोग को बहुत बड़ी सीख देगी, बहुत बड़ा लेसन इस कहानी के अंदर है। तो आप लोग इस कहानी को अंत तक सुनिएगा। और जब आप लोग सुन लेंगे तो उसके बाद मैं एक मैसेज भी दूंगा, तो मैसेज भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम का है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों आप लोगों से हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट तो नहीं करता हर वीडियो में कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। लेकिन आज मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपके सामने मैंने 480 एपिसोड सुनाए हैं और इन 480 एपिसोड के बदले में आप लोग मुझे कम से कम सपोर्ट करिए। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों मित्रों में, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके ग्रुप्स होते हैं उनमें भी शेयर किया करें। जो क्राइम स्टोरीज़ के शौकीन होते हैं वो क्राइम स्टोरीज सुनेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी वीडियोस बनाए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं सीख होती है, समाज को एक आईना दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये जो घटनाएं मैं सुनाता हूँ तो इससे किसी का मन दुखाना, किसी को ठेस पहुँचाना ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है, बल्कि समाज में क्या कुछ चल रहा है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं दोस्तों आज की कहानी की तरफ चलते हैं। और आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में एक ज़िला लगता है छतरपुर ज़िला, और इसी छतरपुर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है नौगांव थाना। ये जो नौगांव थाना है, इसी नौगांव थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बुलबारा गांव। और इसी बुलबारा गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के मुखिया बाबूलाल रावत हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल के आसपास है। एक बेटा अशोक रावत है, एक बेटा जिसका नाम है राजदीप। जो राजदीप है ये छोटा बेटा है, अशोक रावत बड़ा वाला बेटा है। जो परिवार है हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। मेहनत मजदूरी कर ये जो परिवार है अपने परिवार का भरण पोषण, जो भी पैसे की आमदनी थी वो आती थी। और सारे जो घर के पैसा कमाने वाले थे तो वो घर के मुखिया के हाथ में पैसा रखा करते थे। यानी घर के अंदर जो चीज़ें होना चाहिए थी, एक रिस्पॉन्सिबल परिवार जो होता है, एक परिवार के अंदर जो जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों में घिरे हुए ये बच्चे, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। सीधा परिवार, ना किसी से लेना एक ना देना दो। लेकिन इसी बीच में जो परिवार वाले होते हैं वो अपने बेटे राजदीप की शादी कर देते हैं। राजदीप की जब शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद में जो परिवार वाले थे, सुबह सुबह चूँकि सुहागरात वाली रात को जो राजदीप था अपनी पत्नी के पास सोने चला गया था। लेकिन जैसे ही सुबह सुबह बाबूलाल, अशोक रावत, बाकी घर परिवार के लोग जो उठते हैं तो वो राजदीप को सुहागरात वाले कमरे से बाहर निकालने के लिए उसे आवाज़ देने लगते हैं। लेकिन जब आवाज़ देते हैं तो अंदर से कोई बोलता नहीं है। उसके बाद में जो भाई अशोक रावत होता है वो दरवाज़ा खटखटाने के लिए जैसे ही किवाड़ पर हाथ लगाता है, दरवाज़ा अंदर की साइड खुल जाता है। लेकिन दोस्तों जो दरवाज़ा अंदर की साइड खुला था उसे देखने के बाद में घर परिवार वालों की रूह कांप जाती है। दरअसल इस कमरे के अंदर जो दूल्हा था राजदीप, वो बेड के ऊपर बेसुध पड़ा हुआ है। चारों हाथ पैर उसके फैले पड़े हैं और ऐसा है जैसे जिस्म में जान ही नहीं है। और जो पत्नी है वो मौके पर मौजूद नहीं है। अब परिवार वाले सकपका जाते हैं, भागते हैं, राजदीप को हिलाते डुलाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजदीप की मौत हो गई हो और पत्नी डरा कर भाग गई हो, तमाम तरीके की चीज़ें। लेकिन दोस्तों जब घर वाले राजदीप को हिलाने डुलाने की कोशिश करते हैं तो राजदीप को होश आ जाता है
और जैसे ही उसको होश आता है और जो कहानी राजदीप सुनाता है उसे सुनने के बाद में सबके होश फाख्ता हो जाते हैं, सबके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। सारे के सारे लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद में नौगांव थाना पहुंचते हैं और थाना पहुंचने के बाद में रिपोर्ट लिखाते हैं। लेकिन पुलिस वाले जब इन सब परिवार वालों को इकट्ठा देखते हैं तो पुलिस वाले पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो जो बाबूलाल थे, बाबूलाल रावत, जिनकी उम्र 60 साल है, बेटा अशोक रावत, राजदीप साथ में गया नहीं था। उसके बाद में ये लोग जो कहानी सुनाते हैं उस कहानी को सुनने के बाद में कहीं ना कहीं पुलिस को भी बड़ा शौक लग जाता है। दरअसल बाबूलाल रावत पूरी कहानी सुनाना शुरू करते हैं और इस कहानी के हिसाब से हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। बाबूलाल रावत पुलिस को बताते हैं कि मेरे 2 बेटे हैं। पहले बेटे का नाम अशोक रावत, उसकी शादी हो चुकी है। दूसरे बेटे का नाम राजदीप रावत। जो राजदीप है उसकी शादी की उम्र होने लगी थी, तो कहीं ना कहीं हमें उसकी शादी की चिंता भी थी कि बेटे की शादी हो जाए। इस लिहाज से हम लोगों से कहते भी हैं कोई अच्छी लड़की मिले तो हमें बताओ। तमाम रिश्तेदारों से, तमाम लोगों से कह दिया जाता है। लेकिन इसी बीच में एक व्यक्ति जिसका नाम होता है पप्पू राजपूत, वो हमारे घर आता है। हमारे घर आने के बाद में बताता है कि एक लड़की है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है और तुम्हारे बेटे राजदीप के लिए एकदम फिट बैठती है। अब जब पप्पू राजपूत ये बात बताता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, पप्पू राजपूत बता रहा है तो ठीक है, पप्पू को हम जानते भी हैं। लिहाजा जो पप्पू राजपूत होता है ये बाबूलाल रावत से कहता है कि देखो रिश्ता तो मैं तुम्हारा करा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ पैसे देना पड़ेंगे। अब बाबूलाल रावत पूछते हैं भैया कितने पैसे देना पड़ेंगे? तो उसके बाद में जो पप्पू राजपूत होता है वो कहता है कि तुम्हें 1.5 लाख रुपए मुझे देना पड़ेंगे और 1.5 लाख तुम मुझे दे दोगे तो तुम्हारी बेटे की जो शादी है ये मैं खुशी नाम की जो लड़की है उसके साथ में करा दूंगा। खुशी जो थी वो चरखारी थाने की रहने वाली थी। लिहाजा बाबूलाल रावत, उनका बेटा अशोक रावत, छोटा बेटा राजदीप इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलो ठीक है। बेटी का फ़ोटो वगैरह दिखा दिया जाता है जिस लड़की की तस्वीर लेके आए थे पप्पू राजपूत। लड़की जो थी बाबूलाल रावत को पसंद आ जाती है। उसके बाद में जो पप्पू राजपूत था ये चरखारी थाने में जो खुशी का घर था वहाँ पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद में लड़की के रिश्ते की बात करता है। जो खुशी के घर वाले होते हैं वो भी कहते हैं कि चलो ठीक है हम लोग रिश्ते के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम लड़का क्या करता है, लड़के के परिवार वाले कैसे हैं, उन्हें तो हम लोग एक बार देख लें। तो तुम ऐसा करो कि जो बाबूलाल रावत जी हैं जिनका बेटा है उनको एक बार हमारे घर बुला लीजिए, वो हमें देखभाल लेंगे और हम लड़की को देखभाल लेंगे और हम भी इसी बहाने लड़के को देख लेंगे। अगर वो बुलाएंगे तो उनके घर चले जाएंगे, अन्यथा लड़के को हम यहीं देख लेंगे, उसके बाद रिश्ता पक्का कर देंगे। अब जो पप्पू राजपूत होता है वो तुरंत आकर बाबूलाल रावत जी से बातचीत करता है कि इस तरीके से जो खुशी है उसके परिवार वालों ने कहा है कि एक बार आकर लड़की को देख जाइए। लिहाजा जो बाबूलाल रावत होते हैं अपने दोनों बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों को लेकर खुशी को देख आते हैं। खुशी उन्हें बेहद पसंद आ जाती है। उसके बाद में रिश्ता पक्का हो जाता है। सारी ही चीज़ें ठीक ठाक तरीके से चल रही थीं। जो शादी की डेट थी ये 11 दिसंबर साल 2024 फिक्स की गई थी, यानी अब से महज अगर देखेंगे तो 5-6 दिन पहले 11 दिसंबर साल 2024 को बाबूलाल रावत जी और खुशी जो होती है और बाबूलाल रावत जी का जो बेटा होता है राजदीप, इनकी बड़ी ही धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। उसके बाद में जो खुशी होती है विदा होकर बाबूलाल रावत जी के बेटे की दुल्हन बनकर और राजदीप के घर आ चुकी थी। राजदीप भी इधर बेहद ही खुश था, परिवार वाले भी बेहद खुश थे क्योंकि जो खुशी थी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, अच्छी थी। और लोग यही कह रहे थे कि बाबूलाल रावत जी से कि तुमने इतनी अच्छी लड़की कहाँ से देख ली अपने बेटे राजदीप के लिए। तो बाबूलाल रावत जी लोगों से यही कहते हैं कि जिनका जोड़ जिनके साथ में लिखा होता है, किस्मत जिनके साथ में जुड़ी होती है उससे शादी हो ही जाती है, चाहे उसमें परिवार वाले बाकी लोग कुछ भी करें। लिहाजा जो शादी होकर आई थी बाकी के जो मेहमान थे खाना वगैरह खाकर रुखसत ले जाते हैं। उधर जो राजदीप था उसने अपने सुहागरात वाला जो कमरा था ये बहुत अच्छे से सजाया था, क्योंकि हर इंसान का ये सपना होता है कि जो सुहागरात वाला दिन होता है वो यादगार रहे। और सुहागरात वाला दिन अगर यादगार रहता है तो आगे आने वाली ज़िंदगी में खुशियाँ भरपूर रहती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राजदीप ने अपने कमरे को पूरी तरीके से सजा लिया था। इधर जो खुशी थी दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, लिहाजा राजदीप की जो घर में लेडीज़ वगैरह होती हैं, बहनें या फिर जो भी बच्चे कच्चे रहते हैं, वो इस खुशी को लेकर राजदीप के कमरे में छोड़ आते हैं। खुशी जो थी वो राजदीप के कमरे में बैठा बैठा राजदीप का इंतज़ार करने लगती है। इधर जो राजदीप था रात्रि के तकरीबन 12 बजे के आसपास आखिरकार उस कमरे के अंदर दाखिल होता है। कमरे के अंदर दाखिल होता है, अपनी पत्नी से 4-5 बातें करता है प्यार भरी।
उसके बाद में दोनों एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। राजदीप बेहद ही खुश होता है कि अब ये सुहागरात वाले जो हसीन पल होते हैं उन हसीन पलों को बिताएगा। लेकिन उसी समय में जो लड़की होती है खुशी, वो राजदीप से कहती है क्या मुझे पीने के लिए दूध मिलेगा। राजदीप कहता है हाँ क्यों नहीं मिलेगा। उसके बाद में जो खुशी होती है वो कहती है ठीक है तुम मेरे लिए दूध ले आओ। राजदीप जो था वो किचन से जाकर दूध ले आता है। लेकिन इतनी ही देर में राजदीप जो था वो किचन में गया था, उसी बीच में जो खुशी थी उसने अपनी जेब से जो भी कुछ उसका बैग वगैरह था उसमें से एक पाउडर नुमा कुछ लिक्विड निकाल लिया था और उसके बाद में आधा गिलास दूध पीती है। आधा गिलास दूध पीने के बाद में वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम से लौट के आती है। उसके बाद में राजदीप से कहती है कि तुम भी वॉशरूम हुआ। उसके बाद में हम लोग अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। अब जो राजदीप था खुशी का कहना मानता है, वॉशरूम चला जाता है थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। और इसी बीच में जो खुशी थी कुछ नशे की जो टैबलेट पिसी हुई थी वो उस बचे आधे गिलास में डाल देती है। अब जैसे ही राजदीप लौट कर आता है तो जो खुशी थी वो कहती है कि आधा गिलास मैंने पी लिया है, आधा गिलास तुम पी लो, क्योंकि दोनों को आज रात ताकत की ज़रूरत है। अच्छा, जो राजदीप था वो बचा हुआ आधा गिलास पी लेता है और उसके बाद में वो अपनी पत्नी से इंटीमेट होने को जा ही रहा होता है कि इसी बीच में उसकी आंखों में नींद आ जाती है। जब वो गहरे नशे में चला जाता है तो उसी बीच में जो पत्नी खुशी थी वो घर से जितने भी गहने जो भी नकदी वगैरह थी वो सारी की सारी लेकर फरार हो जाती है। अब सुबह को जब घर वाले उठते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो राजदीप को उठा देते हैं, लेकिन राजदीप उस कमरे के अंदर बेहोशी के आलम में मिला। उसके बाद में घर परिवार वाले लोग थे वो पुलिस थाने पहुँचे और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में रिपोर्ट लिखाई गई तो पता चाहिए चला कि लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास के जो गहने थे वो राजदीप की पत्नी खुशी लेकर फरार हो गई थी। बहरहाल दोस्तों, इस तरीके के जो किस्से हैं ये लगातार मुझे देखने को मिल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं कि केसेस के जिसमें लुटेरी दुल्हन सामने आ रही है। प्लानिंग के तहत ये लोग शादी करते हैं और शादी करने के बाद में गहने वगैरह लेकर फरार हो जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। BNS की धारा 319(2) के तहत, 318, 123 और 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। और जैसे ही ये लोग पुलिस की धरपकड़ में आएंगे तो पुलिस ये पर्दाफाश करेगी कि इन लोगों ने कितने लोगों को अपने जाल में फंसाया है और कितने लोगों का शिकार किया है। लेकिन दोस्तों, आज के ज़माने में लोगों को अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शादी का जो रिश्ता होता है मुझे ऐसा लगता है कि जिसको आप लोग खुद पर्सनली जानते हैं उससे आपको रिश्ता तय करना चाहिए। किसी अनजान से एकदम रिश्ता तय भी नहीं करना चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे केसेस आज के ज़माने में हो रहे हैं। आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें मंसूरी भाईजान है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो मंसूरी भाईजान जी आपका शुक्रिया। स्टेटस फॉर यू है, लिखते हैं आपकी कहानियाँ सोचने पर मजबूर कर देती हैं, दुनिया कितनी हैवानियत की तरफ जा रही है। तो स्टेटस फॉर यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतबीर लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं। राजेंद्र कुमार रोज़ बनाते हैं, शुक्रिया। प्रकाश राज हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, बेंगलोर से सुनते हैं भैया, बहुत शुक्रिया। लईक अब्बास हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज़ भाई, नाइस स्टोरी। लईक अब्बास बागपत यूपी से सुनते हैं, वालेकुम सलाम जी भाई, कैसे हैं आप। उसके बाद में राजकिशोर चौरसिया हैं, लिखते हैं राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से सुनते हैं भैया, बहुत शुक्रिया। किंग कोहली हैं, लिखते हैं सर आपकी हर एक स्टोरी और आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, मैं आपकी हर स्टोरी सुनता हूँ। राज कोहली, तो राज कोहली जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में रहमत अंसारी हैं, हार्ट बनाते हैं, बहुत सारे शुक्रिया। उसके बाद में सोहनलाल सेतिया जी हैं, लिखते हैं नमस्कार जी। तो भैया नमस्कार जी, कैसे हैं आप। सुरेंद्र शर्मा अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, राजस्थान से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। माजिद अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो भाई वालेकुम सलाम। हारून अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, मैं आपकी कहानी दुबई से सुनता हूँ, कुशीनगर का रहने वाला हूँ। तो हारून अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम जी। मोहम्मद जोरेज हैं, लिखते हैं रिश्तों को बचाना मुश्किल हो गया है आजकल, इस स्टोरी सुनकर सच में बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो मोहम्मद जोरेज जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद शेख हैं, लिखते हैं भाई गोरखपुर की अर्चना यादव की कहानी सुनाइए। तो मोहम्मद असलम शेख जी, अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, आप देख रहे हैं कि आज की कहानी भी मैंने बस ऐसे ही सुनाई है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 दिन में अगर तबीयत ठीक हो जाती है तो उसके बाद में आपको बेहतरीन तरीके से ये जो कहानी आपने बताई है गोरखपुर की अर्चना यादव वाली, मैं आपको सुनाऊँ। उसके बाद में अगला कमेंट्स है SS प्रेमू करके है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाबिज़ मलिक जी, आप स्टोरी को 8-10 मिनट की बनाया करें। तो SS प्रेमू जी, जिस तरीके से स्टोरी होती है उस तरीके से ही सुनाता हूँ। सुन त्यागी हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। रेनू सुन त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आपका शुक्रिया। शरीफ मोहम्मद हैं, लिखते हैं बहुत दुख हुआ आज की कहानी सुनकर।
पूरी सुनने की हिम्मत नहीं हुई। तो शरीफ मोहम्मद जी आपका शुक्रिया। अनिल कुमार अमेरिका से सुनते हैं। गोंडनवाल लिखते हैं क्या क्या हो रहा है दुनिया में और क्या क्या होगा। उसके बाद में अगला कमेंट नसीर अहमद का लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाबिज़ भाई, समझ नहीं आता है कि इंसान इतना नीचे गिरता जा रहा है। उम्र कैद की जगह इस बंदे को फांसी होना चाहिए थी। बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत अफसोसनाक कहानी थी। दादा बना दरिंदा, आप लाजवाब स्टोरी सुनाते हैं। कमी निकालने वालों पर ध्यान ना दिया करें, आप अपने काम पर ध्यान रखिए मेरे छोटे भाई। तो हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, कल की स्टोरी आज की स्टोरी उस प्रॉपर तरीके से उस अंदाज़ में नहीं सुनाई गई है जिस अंदाज़ में मैं सुनाता हूँ आप लोग को। क्योंकि सर्दी में जब ज़ुकाम जो होता है तो वो आवाज़ चेंज कर देता है, दूसरी तरफ वो सुर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। खैर दोस्तों, ये थी कहानी और ये थे आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक करिएगा और वीडियो को दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।